हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चों, सब मजे में? चलो अब आज हम लोग बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा, मतलब वी शुड बी एबल टू कंप्लीट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आप जानते हैं ये हमेशा चलती रहेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बस आप 2 साल हैं आपके पास, आप किस लेवल तक प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस लेवल तक चीजें डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो आप लोग के इंटेलिजेंस लेवल पर हो जाएगा। बट दीज वर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। जो चैप्टर में हमने थ्योरी पढ़ी, ये मिनिमम थ्योरी है जो सबको आनी चाहिए। मतलब दिस इज द थ्योरी विच इज द बेयर मिनिमम। ये मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल हमने टॉप रैंक वाली चीज पढ़ी है। टॉप रैंक पे थ्योरी तो यही चाहिए होती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं बच्चों के। तो वो ग्रेजुअली अब मॉड्यूल अपलोड हो जाएगा आपका सैटरडे तक, या संडे को मॉड्यूल अपलोड हो जाएगा। तो मॉड्यूल में देर बी अराउंड 300 प्लस क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट लेवल। तो वहां पे आपके ये जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं, जो लोनी में हमने फॉर्मूलाज याद करे हैं, जो एग्जाम्पल्स हमने क्लास में करे थे, ये कंसेप्ट और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो अब इसके बाद की पूरी सक्सेस जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही है। ट्यूटोरियल शीट्स एज वेल एज मॉड्यूल, ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आपको बस बार बार ट्यूटोरियल शीट्स का रिवीजन करना है और मॉड्यूल्स करते रहना है। लोनी की अब बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रोबेबली एक टेस्ट के लिए आप चाहें तो तैयार कर लीजिएगा कभी जब टेस्ट होगा इसका तो। लेकिन लोनी इज अ वेरी एलिमेंट्री बुक, जो उसकी शुरुआत में यूजफुल होती है फॉर्मूलाज याद करने के लिए। ठीक है। और अच्छा बच्चों, अब एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। यू हैव द फर्स्ट मैथ्स क्विज ऑन संडे, not this Sunday, coming Sunday, and the chapter would be logarithms. सिर्फ logarithms आएगा। इट वुड बी अ शॉर्ट क्विज, मतलब ऐसा कोई टेस्ट, मेजर टेस्ट जैसा नहीं है, वो क्विज होगी। मतलब आपको सिर्फ एक रिवीजन हो जाए, एक बार आप सारी डीपीपीज वगैरह तैयार कर ले तब तक। तो दैट वुड बी द मेन इंटेंशन। एक हमको भी आइडिया लग जाए कि भाई आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पर है। तो आगे के असाइनमेंट्स और आगे की जो सेशन है वो उसी हिसाब से प्लान करे जा सके अगर जरूरत हो तो लॉगरिथम्स का टेस्ट होगा, आपका क्विज होगी। दैट क्विज विल बी ऑन 27th। यू विल गेट अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑन द ग्रुप ऑल्सो। तो आप लॉगरिथम्स अच्छे से तैयार करते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री में काफी होमवर्क मिलेगा आपको। ट्यूटोरियल शीट 4 मिलेगी, प्लस रिवीजन डीपीपीज 9th 10th मिल चुकी हैं, 11th 12th आपको मिलेंगी फॉर द कमिंग वीक। ठीक है, मॉड्यूल विल बी अपलोडेड बाय संडे। तो अगले वीक आप काफी बिजी रहने वाले हैं विद मैथ्स एक्टिविटीज पर्टिकुलरली। तो चलो बच्चों, लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। अब आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। रेंज हमने लास्ट टाइम पे सीखा था कि किसी भी फंक्शन में रेंज मतलब होता है कि आपको फंक्शन का आउटपुट कहां से कहां तक मिल सकता है। तो रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट टुडे। बहुत सिंपल सी चीज है। कुछ देर आर सर्टेन सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो हमको याद रखने होते हैं, और कुछ टेक्निक्स का ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मली। रेंज इज द कंप्लीट सेट ऑफ range is the complete set of output that can be given by a function ठीक है। तो इसको बच्चों हम लोग रेंज बोलते हैं। अब रेंज कैलकुलेशन के जो अलग अलग तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो कौन कौन से हैं? तो पहला तरीका आपका आता है यूज ऑफ बाउंडेडनेस। ये यूज ऑफ बाउंडेडनेस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें पता है जो ऑलरेडी हम सीख भी चुके हैं, ग्राफ के थ्रू भी क्लियर हो गई थी, वापस से रिवीजन भी हो गया था। अब वो चीजें क्या है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑलरेडी बाउंडेड होते हैं, मतलब उनकी रेंज फिक्स होती है। एक कुछ फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की रेंज फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम साइन एक्स या कॉस एक्स की बात करें, तो हमको पता है कि इनकी जो रेंज होती है दैट इज -1 to 1। इनकी रेंज फिक्स है, ये -1 से 1 के बीच में ही आउटपुट देते हैं। अगर आप इनका स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स
एंड कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखो लॉजिकल बात है कि अगर कोई नंबर -1 से 1 है तो उसका स्क्वायर करने पे आउटपुट 0 से 1 के बीच में ही आ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने देखा था कि जो tan x और cot x होते हैं, इनकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। ये मतलब ये आउटपुट में कुछ भी दे देंगे आपको, आउटपुट में 10 भी दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, -20,000 दे सकते हैं, कुछ भी आउटपुट आ सकता है tan और cot में। लेकिन जब आप इनका स्क्वायर कर दोगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट विल बी 0 to ∞, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आउटपुट विल बी अ नॉन नेगेटिव नंबर अगर हम tan स्क्वायर cot स्क्वायर x की बात करें। अच्छा, फिर sec x एंड cosec x, इनकी रेंज हमने पढ़ी थी कि ये होती है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, मतलब ये आउटपुट या तो -1 या उससे छोटा देंगे या 1 या 1 से बड़ा आउटपुट देते हैं। जबकि अगर आप इनका स्क्वायर कर दोगे तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट अगर कोई नंबर -1 या उससे छोटा है, जैसे -2 -3 -4, तो स्क्वायर करने पे वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। और नंबर यदि 1 या 1 से बड़ा है तो स्क्वायर करने पे भी 1 या 1 से बड़ा रहेगा। तो दोनों ही सूरतों में इसकी रेंज होती है 1 से ∞। क्लोज इंटरवल है ना, यहाँ पे क्लोज है। तो ये जो फंक्शन है इनकी रेंज ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो जो शुरुआत की जो क्वेश्चंस होते हैं रेंज कैलकुलेशन के, उसमें हम इसी चीज का एडवांटेज उठाते हैं कि हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की रेंज पता होती है। तो विल ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ दीज फंक्शंस, द रेंज ऑफ दीज फंक्शंस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। आई विल जस्ट शिफ्ट इट समवेयर हियर। चलिए पहले पार्ट पे चलते हैं। We to find the range of the function cos x by 2 to the power 4 minus sin x by 2 to the power 4। हम देख सकते हैं कि बच्चों ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो आप इसको लिख लीजिए y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है। अब ये तो 1 हो गया पहले वाला, और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू होती है cos 2a। दिस विल सिंप्लीफाई टू cos x and therefore the range of this expression will be -1 to 1। तो इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन में अगर आप -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालें, मतलब x की जगह कुछ भी डाल दीजिए, इस एक्सप्रेशन में x की जगह कुछ भी डाल दीजिए, जो y की वैल्यूज होंगी, y की जो वैल्यूज आएंगी, जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने वाली, कि जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बोले फॉर एग्जाम्पल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच cos 4x by 2 minus sin 4x by 2 इज इक्वल टू 2। मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई x की वैल्यू बताइए जिसके लिए cos x by 2 की पावर 4 माइनस sin x by 2 की पावर 4 की वैल्यू 2 के बराबर आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन देखने में आपको इक्वेशंस का लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन रेंज का है। हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया कि ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, इस एक्सप्रेशन की जो रेंज होती है ये होती है -1 से 1 तक। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो भी आउटपुट देगा वो -1 से 1 के बीच में ही दे सकता है, 1 से बड़ा आउटपुट नहीं दे सकता, -1 से छोटा आउटपुट नहीं आ सकता। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट एक्सीड 1, इट कैन नॉट बी स्मॉलर देन -1। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई इस फंक्शन का आउटपुट 2 के बराबर कब आएगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 तो इसका आउटपुट हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा कभी आउटपुट होता ही नहीं है। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द रेंज टू सॉल्व द इक्वेशंस। मतलब मैं चाहूं तो यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं अलग से ऊपर की तरफ, कि इफ, नोट करके लिख लेते हैं इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना, मतलब ये काफी बार यूज हो जाता है, और ये जनरली क्वेश्चन को मिसलीड करने के लिए होता है। क्वेश्चन दिखाया जाएगा इक्वेशन का, एक्चुअली निकलता है रेंज का। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, आगे से हर चैप्टर में जरूरत पड़ती है कि इफ द रेंज ऑफ
the function y equal to fx is, suppose, a set A, then the equation fx equal to k will have a solution only if k belongs to the set A, है ना। इस इक्वेशन का जो रूट होगा, वो रूट बच्चों तभी मिलेगा आपको जब k की वैल्यू जो है वो फंक्शन fx की रेंज के अंदर हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकंड वाले पे। लेट्स टेक द सेकंड पार्ट। सेकंड फंक्शन बच्चों आपको दिया है y इज इक्वल टू 10x इंटू cos x इंटू 4। दिस इज द फंक्शन गिवन। ठीक है, अच्छा देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। sin x अपॉन cos x into cos x into 4, and this will simplify to 4 sin x। ठीक है, एंड नाउ यू विल बी क्लेमिंग कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी, बिकॉज sin x जो होता है, अच्छा अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन है tan x into cos x into 4, it is not defined at odd multiples of pi by 2। याद है ना, tan की वजह से दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे tan डिफाइंड ही नहीं होता। तो ये जो फंक्शन सिंप्लीफाई होके 4 sin x आया है बच्चों, ये 4 sin x तभी आएगा जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू ना हो। बिकॉज इफ x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो tan पाई बाई टू, tan 3 पाई बाई टू, ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी। ये हमने लास्ट टाइम ग्राफ में देखा था, पहले भी हम देख चुके हैं। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर x इज इक्वल, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू। तो अब आप देखिए कि यदि हम y इक्वल टू 4 sin x को देखें और x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होती है, तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि 4 sin x की वैल्यू, मतलब इनफैक्ट पहले sin x की देख लो। sin x जो होगा बच्चों, इसकी वैल्यू -1 से 1 हो जाएगी। नाउ लुक एट दिस केयरफुली। नॉर्मली sin x की रेंज होती -1 से 1 क्लोज इंटरवल। sin x की रेंज होती -1 से 1 क्लोज इंटरवल, जो हमने यहां लिखा हुआ है। लेकिन ये जो 1 आता था, ये कब आता था? sin x की वैल्यू 1 मिलती थी पाई बाई टू पे, sin x की वैल्यू -1 मिलती थी माइनस पाई बाई टू पे। तो ये जो 1 और -1 वैल्यूज आ रही थी, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर आती थी। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बिल्कुल शुरुआती क्लास में लिखा हुआ है एक जगह पे कि sin x इज इक्वल टू 1 जब x इज 4n प्लस 1 पाई बाई टू, एंड sin x इज इक्वल टू -1 if x is equal to 4n minus 1 pi by 2, where n is an integer। ठीक है, यहाँ पे आपने x को मना कर दिया कि यार x को हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू रख नहीं सकते। तो जब आप x को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू रख नहीं सकते, तो sin x की वैल्यू -1 और +1 नहीं हो सकती। एंड एज अ रिजल्ट, यदि sin x की वैल्यू -1 से 1 है, तो देयरफॉर 4 इंटू साइन एक्स की वैल्यू जो होगी वो -4 से +4 के बीच में आएगी। एंड देयरफॉर द रेंज ऑफ y बिकम्स -4 से 4, विच इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में छोटा सा कैच था कि tan x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं होता। उसकी वजह से 4 sin x की रेंज जो -4 से 4 क्लोज इंटरवल आनी चाहिए थी, वो नहीं आएगी। आपको रेंज मिलेगी -4 से 4 ओपन इंटरवल में। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यू टू फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन
साइन 3x अपॉन साइन x। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस 4 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x। अच्छा, अब फिर से एक ध्यान देने वाली बात है, आप ऊपर नीचे साइन x का टर्म तो कैंसिल करोगे, लेकिन इसको कैंसिल करते समय एक चीज लिख लीजिएगा अलग से कि भैया साइन x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। You cannot cancel zero in the numerator and denominator. This expression y is not defined if sin x is zero. डिनोमिनेटर में जीरो रखना पाप होता है मैथ्स में, तो अगर sin x जीरो हो गया तो एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। विच इंप्लाइज साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब होती थी? जब एक्स की वैल्यू एन पाई होती है, मल्टीपल ऑफ पाई। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन माइनस पाई, साइन 3 पाई, इन सब की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं हो सकती, हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज होती है जीरो से लेके वन तक, क्योंकि साइन एक्स माइनस वन से वन है, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है जीरो से वन, क्लोज इंटरवल। लेकिन आप एक्स की वैल्यू एन पाई रख नहीं सकते, तो ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी जीरो से लेके वन, जीरो पे ओपन, वन पे क्लोज। थिंक अबाउट दिस केयरफुली, बिकॉज आपने अज्यूम करा ये साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में होने की वजह से, तो इसलिए हमने जीरो को हटा दिया। इसका मतलब हुआ कि 4 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जीरो से -4 होगी। इसको दोनों वैल्यूज को आप फोर से सॉरी जीरो से लेके फोर तक होगी। दोनों वैल्यूज को हमने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ -4 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब बच्चों जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरवल रिवर्स होता है, भूलना मत इसको, है ना। तो -4 से जीरो, लुक एट दिस केयरफुली, इंटरवल रिवर्स हो गया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरवल रिवर्स होगा। एंड दैट इंप्लाइज कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बिलोंग टू, अब दोनों तरफ तीन जोड़ दीजिए, -1 से 3। So therefore the range of the expression becomes -1 to 3, which is the answer. आराम से चेक कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वार्म अप के लिए था, लेकिन सेकंड में ट्रैप है। 10x में आपको याद रखना है, 2n+1 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होता। थर्ड में भी ट्रैप है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स होने की वजह से साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो इसलिए आपका साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जीरो से वन तक आएगा। बाकी नॉर्मल है, फोर से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ। फिर जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन इक्वेशन रिवर्स होती है, तो ये इंटरवल रिवर्स हो गया। आप देखो, जीरो फोर की जगह 4 0 हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करते ही। फिर 3 ऐड कर दिया, तो -4 में 3 ऐड करा तो -1, जीरो में 3 ऐड करा तो 3, और यही आपका आंसर है। अगर बच्चों यहां तक सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस। वैसे रेंज सिंपल होता है, दिस इज अ इजी कंसेप्ट, इट्स नॉट एज टफ एज द प्रीवियस फॉर्मुलाज। ज्यादा इसमें फॉर्मुलाज भी नहीं है, रेंज में बस एक फॉर्मुला आएगा एक जगह पे। बाकी अच्छे से चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये बेटा 3 यहाँ पे गड़बड़ हो गई मुझसे, 3 - 4 साइन क्यूब एक्स हो गया ना, ये चेंज कर लेना। फॉर्मूला गलत लिख दिया साइन 3 सर, वो इसीलिए। ठीक है गाइस, तो चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, अब आगे चलते हैं। अब ये बच्चों दूसरी टेक्निक है। इस टेक्निक में भी हम क्या करते हैं कि हम बाउंडेडनेस का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच चेंज करेंगे। देखो कैसे, रेंज मतलब होता है आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं पहले, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट।
आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 2/3 प्लस cos x। आप देख सकते हो कि इस पूरे फंक्शन में सब जगह सिर्फ cos x है, cos x और कांस्टेंट, sin x नहीं है, tan x नहीं है, cot नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट्स और cos x है। तो ये सिचुएशन जो होती है बहुत मजेदार होती है। इसमें आपको क्या करना चाहिए कि आप cos x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लीजिए। मतलब लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई 3y प्लस y cos x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से आपके पास cos x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3y अपॉन y, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x इन टर्म्स ऑफ y। cos x के टर्म्स में पूरा फंक्शन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फाउंड फाइंड cos x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, है ना। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है cos x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, ये चीज हमको पता है। चूंकि cos x 2 - 3y अपॉन y के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि 2 - 3y अपॉन y की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी। अब ये तो बच्चों एक सिंपल सी डबल इनइक्वालिटी बन गई जो हमने रैशनल इनइक्वेशन में सीखा था। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो अलग अलग इनइक्वेशन से तोड़ लीजिए। एक तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड 2 - 3y अपॉन y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो इसको लेफ्ट पे ले आओ। ठीक है, इसको -1 को लेफ्ट पे ले, ये बच्चों आ जाएगा 2 टाइम्स 1 - y अपॉन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन स्कीम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 0 पे हॉलो सर्कल डिनोमिनेटर की वजह से, सॉरी उल्टा बना दिया। 1 से बड़ा बच्चों नंबर रखोगे तो नेगेटिव आएगा। अगर आप y की जगह 2 रख के देखेंगे तो विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से y की वैल्यू आती है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाले पे चलो। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1 को लेफ्ट पे लाए, एलसीएम ले लिया। साइन स्कीम 0 पे हॉलो और यहाँ पे 1/2। 1/2 से बड़ा नंबर रखेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यहां से बच्चों y की वैल्यू आती है -∞ से लेके 0 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। अब मुझे इन दोनों में कॉमन वैल्यू चाहिए। कॉमन वैल्यू के लिए 0, फिर है आपका 1/2 और फिर है 1। तो पहली इनइक्वालिटी आपसे कह रही है, मतलब ये सेकंड वाली कह रही है -∞ से लेके 0 और फिर 1/2 पे सॉलिड सर्कल से लेके इंफिनिटी। ये तो बच्चों सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन है 0 से 1। आप देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज आएंगी दे विल बी फ्रॉम 1/2 टू 1। सो योर फाइनल आंसर इज y बिलोंग्स टू 1/2 टू 1। वैसे ओरली भी कर सकते थे कि ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से छोटी वैल्यू पे तो कॉमन मिलेगा नहीं, जो भी कॉमन मिलेगा 1/2 से आगे ही मिलेगा, तो 1/2 से 1 आंसर हो गया आपका। ये बच्चों मेन कंसेप्ट होता है कि अगर पूरा एक्सप्रेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में है तो फाइंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, और फिर y में इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि रेंज मतलब y की वैल्यूज ही तो है। जैसे एक और करके देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, y इक्वल टू 2 - cos x अपॉन 3 + cos x।
2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस एक्स, है ना, यही फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो पूरा फंक्शन कॉस के टर्म्स में ही है, तो आप क्या करोगे, कॉस की वैल्यू y के टर्म्स में निकालोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू कॉस एक्स प्लस 3y इक्वल टू, तो द वैल्यू ऑफ cos x becomes 2 minus 3y upon y plus 1. Now we know that minus 1 से लेकर cos x की वैल्यू 1 के बीच में होती है, so therefore माइनस 1 से लेके 2 माइनस 3y अपॉन y प्लस 1 की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। ये फिर से डबल इनइक्वालिटी आ गई, तो आप क्या करोगे, अलग अलग तोड़ लेंगे, 2 माइनस 3y अपॉन, ठीक है, एंड ये दो इनइक्वालिटी बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और फिर कॉमन वैल्यू ले लेंगे, 1 को लेफ्ट साइड पे भेज दो, एलसीएम ले लो, साइन स्कीम, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई -1 से लेके 3/2 के बीच में, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलो, वही सेम अप्रोच है फिर से, और यहाँ से आप चाहें तो ओरली सॉल्व कर लीजिए, मतलब मैं ओरली सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहें तो कॉमन लेके भी कर सकते हो। ये बच्चों कह रहा है -1 से 1.5 के बीच में आना चाहिए, और ये कह रहा है कि 0.25 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा हो। तो -1 से छोटा इस वाले केस में तो पहले वाले में सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो यानी 0.25 से बड़ा और 1.5 से छोटा, यू गेट 1/4 to 3/2. So the range of this expression becomes 1/4 से 3/2। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का आउटपुट कभी भी 3/2 से ज्यादा नहीं आ सकता, और ना ही 1/4 से छोटा आ सकता है, ठीक है। तो एक बार बच्चों अब देखो जल्दी से वापस से चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि यहाँ तक सबको क्लियर है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए डेफिनेटली आपको साइन स्कीम्स वगैरह अच्छे से आनी चाहिए, जो कि आसान कंसेप्ट है, उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। फिर भी देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ लो उसके अंदर। तो अगर सिंगल फंक्शन मिल जाए ना एक ही जैसा, तो फिर आप हमेशा स्ट्रेटेजी को यूज कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले मेथड पे कुछ। ये मजेदार मेथड है, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल। यूज ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल, तो इसमें बच्चों आपको एक रिजल्ट याद रखना होता है, और रिजल्ट है कि यदि आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b cos x, यहाँ पे a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ध्यान से देखिएगा, साइन और cos की पावर 1 है, और साइन और cos के साथ एंगल सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। b की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, a की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b cos x, आप चाहो तो यहाँ माइनस भी लगा लो तसल्ली के लिए, मतलब मैथमेटिकली लेकिन ये खराब लग रहा था, लेट मी रिमूव दिस, द वैल्यू ऑफ b कैन बी नेगेटिव। तो a साइन एक्स प्लस b cos x की जो रेंज होती है
दैट इज क्लोज इंटरवल्स माइनस टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, है ना, यहां तक बच्चों की रेंज होती है। यू टू लर्न दिस एज अ फॉर्मूला। वैसे याद हो गया होगा। यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट बी ले लो, कॉस एक्स का ए ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द इवेंचुअली द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माइनस टाइम्स एक साइन या कॉस में से किसी एक का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस दूसरे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक बार यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा, एक बार यहाँ प्लस साइन लगेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले का प्रूफ क्या है, आया कहां से ये। तो इसका जो बच्चों प्रूफ है, जो लॉजिक है, वो है बाउंडेडनेस। उसी से जो हमने पहला तरीका सीखा था उसी से ये डिराइव होगा। कैसे होगा देखो, y इज इक्वल टू, इसको हम दोनों तरफ मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मल्टीप्लीकेशन से मुझे फायदा क्या मिलेगा? नाउ व्हाट आई डू इज, सपोज आई अज्यूम दैट लेट cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये ध्यान से देखना कि ये a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं cos अल्फा क्यों मान सकता हूं, क्योंकि a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही होगी। आप लॉजिकली सोच के देखो कि यदि a पॉजिटिव है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए, है ना, रूट ए स्क्वायर तो a के बराबर होगा, और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा ये डेफिनेटली रूट ए स्क्वायर से बड़ा ही होगा, यानी ए से बड़ा ही होगा। अगर ए और बी रियल नंबर है और ए पॉजिटिव है तो रूट ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर होती है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पक्का इससे बड़ा होगा। सो देयरफॉर रूट ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। इसी तरह से यदि ए नेगेटिव है, इफ ए इज लेस देन 0, तो रूट ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, और यदि ए नेगेटिव है तो मॉड ए को आप माइनस ए लिखेंगे, मतलब सॉरी, मुझे यहां भी ए लिखना चाहिए था, दिस इज इक्वल टू ए। तो यदि ए नेगेटिव है तो रूट ए स्क्वायर की वैल्यू मॉड ए हो गई, तो आप इसको माइनस ए लिख दोगे, ठीक है। और उस केस में फिर से रूट ऑफ ए स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू, इसमें तो कोई दो राय नहीं, माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी अगेन लेस देन इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, तो इससे आप दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो आपने क्या प्रूव करा कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी हमेशा। ए और बी कुछ भी हो जाए, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा -1 से 1 क्लोज इंटरवल के अंदर होगा। और अगर ये इसके अंदर ही है, -1 से 1 के बीच में है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी कॉस अल्फा के बराबर तो होगा ही, कोई ना कोई एंगल तो होगा जो उसके बराबर हो। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 1/2 हो गई तो अल्फा π/3 हो जाएगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर आपकी 1 हो गई तो अल्फा 0 हो जाएगा। तो कोई ना कोई अल्फा तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा सच दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस। और यदि बच्चों कॉस अल्फा इसके बराबर है तो साइन अल्फा किसके बराबर होगा? ऑब्जर्व दिस, साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। So therefore, sin alpha is equal to b upon root of a square plus b square। मतलब अगर आप इस एक्सप्रेशन को cos अल्फा मानते हैं, इफ यू अज्यूम दिस इज cos अल्फा, व्हिच व्हाई वी कैन अज्यूम दिस इज cos अल्फा, क्योंकि भाई आप ऐसा थोड़ी कि हर नंबर को cos अल्फा मान लो। अगर मैं 2 को cos अल्फा थोड़ी मान सकता हूँ, क्योंकि cos अल्फा कैन नॉट बी 2। cos अल्फा कैन बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन बिकॉज हमने प्रूव करा कि भाई a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 है। तो यदि हमने इसको cos अल्फा माना तो sin अल्फा की वैल्यू इसके बराबर आ गई। इफ दिस इज cos अल्फा, दिस इज sin अल्फा।
You can very well check that cos square alpha plus sin square alpha is 1. इससे मुझे फायदा ये हुआ कि therefore the value of y becomes from the first equation sin x cos alpha plus cos x sin alpha. अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर हम यहाँ पे माइनस भी तो ले सकते थे, तो भाई माइनस भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी ले लो, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, उससे होगा क्या, अगर आप माइनस लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस यही फर्क पड़ना है. y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा या एक्स प्लस अल्फा. अगर आपने प्लस साइन लिया तो प्लस आ जाएगा, माइनस लिया तो माइनस आ जाएगा. और अब आप बच्चों ध्यान से देखो कि ये जो एक्सप्रेशन है साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा, इसकी रेंज तो -1 से 1 होती है. तो जब आप इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर इसकी रेंज हो जाएगी माइनस टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, है ना. ये इसकी रेंज हो गई फिर, एंड दैट कंप्लीट्स अ प्रूफ. तो हमने क्या करा कि ये जो अल्फा इंट्रोड्यूस करा है ना, दिस पर्टिकुलर एंगल अल्फा, ये जो अल्फा हमने इंट्रोड्यूस करा है, इस अल्फा को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वेरिएबल. आराम से देख लीजिए कि हमने क्या अप्रोच ली, हमको a sin x प्लस बी cos x की रेंज निकालनी थी. हमने क्या करा, इसको एक्सप्रेशन को दोनों तरफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को cos अल्फा माना. अगर हम इसको cos अल्फा मानेंगे तो ये b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू sin अल्फा आ जाएगी या माइनस sin अल्फा आ जाएगी, जैसे आप लेना चाहें, दोनों ठीक है. उस केस में ये एक्सप्रेशन बन गया आपका y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये चीज हो गई cos अल्फा, ये हो गई sin अल्फा या माइनस sin अल्फा, जैसे आप लिखो. एंड देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू sin x प्लस माइनस अल्फा. अब sin x प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू तो -1 से 1 होती है, तो उसको जब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेंज ही आ जाएगी. इवेंचुअली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मेट ध्यान से देखना, साइन कॉस की पावर 1 है और एंगल दोनों तरफ सेम है. हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि यदि पावर 2 आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए, कॉस स्क्वायर आ जाए और आपको पावर 1 चाहिए हो, तो फिर आप उसको कॉस 2 थीटा में बदल देते हैं. अगर साइन क्यूब कॉस क्यूब आ गया और आपको पावर 1 में बदलना है तो यू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ 3 थीटा. मल्टीपल एंगल्स में बदल के पावर छोटी करी जा सकती है. तो एक बार बच्चों अच्छे से चेक कर लो यहाँ तक. अगर सबको ये प्रूफ समझ में आ गया है तो टाइप यस. जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देना है ना. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं. अच्छा, आप चाहें तो इसको कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा भी मान सकते हो. इंस्टेड ऑफ cos अल्फा यू कैन आल्सो अज्यूम दिस एज sin अल्फा. उस केस में अगर आप इसको sin अल्फा मानेंगे, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को sin अल्फा मानते हैं, तो फिर ये cos अल्फा आ जाएगा और ये फॉर्मूला बनेगा sin x sin अल्फा प्लस cos x cos अल्फा, यानी कि cos x माइनस अल्फा. cos x माइनस अल्फा की रेंज भी -1 से 1 होती है, तो तब भी आंसर सेम आएगा. तो वो आपकी चॉइस है, मतलब आप कैसे इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कैसे खेलना चाहते हो उसके साथ. बट इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टाइप यस, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो पूछ लो एंड लर्न दिस फॉर्मूला, क्योंकि अब हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोल. सर इसमें ऐसा आ सकता है कि मतलब जैसे ए साइन स्क्वायर अल्फा दे दिया, एक्स दे दिया और बी कॉस एक्स ही दे दिया, तो उस केस में तो एंगल अलग अलग हो जाएंगे. नहीं नहीं, देखो पहली चीज आप ये समझो कि हम ये नहीं कह रहे कि इस फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. आई एम नॉट क्लेमिंग दिस. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि ये फॉर्मेट आ जाए या क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बदला जा सके तो फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना. क्वेश्चन की तो कोई लिमिट नहीं है, आप क्वेश्चन कैसा भी बना लीजिए, लेकिन उसमें फिर हो सकता है ये टेक्निक हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी. हमने एक टेक्निक अभी इससे पहले सीखी थी बाउंडेडनेस वाली, फिर हमने देखा था कि किस तरह से आप cos x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं. फिर यदि ये फॉर्मेट आ जाए a sin x प्लस b cos x, यदि ये फॉर्मेट मिलता है तो उस सूरत में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए.
अगर ये फॉर्मेट नहीं बन रहा तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे ऑफ कोर्स, फिर कुछ और सोचेंगे। भाई क्वेश्चन इनफाइनाइट बन सकते तो अपने सोचने की कैपेसिटी भी इनफाइनाइट है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? दिमाग पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। तो चलो गाइज, लेट्स ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी गुड। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो बच्चों ये सवाल है, हमको इनकी रेंज कैलकुलेट करनी है ना, जल्दी जल्दी। अब फॉर्मूला आपको याद है, मैं फिर भी ऊपर लिख देता हूँ एक बार, कि जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं दैट इज कि a sin x प्लस b cos x, इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हमने सीख लिया है अभी तक, हमने इसको प्रूव भी कर लिया था। तो लेट्स टेक सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। पहला पार्ट देखिए, फंक्शन है 3 sin x माइनस 4 cos x। अब मुझे पता है कि यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4। तो इसकी रेंज आ जाएगी y बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ, मैं ओरली आंसर लिखता है ना, आप भी ओरली लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग फॉर दिस मच रिटन वर्क। दिमाग भी क्या है, ज्यादा तेज सोचते हैं ना, मतलब 3 स्क्वायर, फिर ये बच्चों की रेंज आ गई ना क्लोज इंटरवल में। एंड इफ यू सिंप्लीफाई this will be 9 plus 16 25, root 25 is 5, तो you get -5 to +5। this is the answer। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें एक छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से बच्चों चैट बॉक्स में टाइप करके बताना कि द इक्वेशन 3 sin x minus 4 cos x equal to 6 has no solution। is this statement true or false? Think about this carefully and type it in the chat box। the equation 3 sin x minus 4 cos x equal to 6 has no solution। Is this true or false? याद रखिएगा एफ एक्स इक्वल टू के इक्वेशन का सोल्यूशन तभी होगा जब के एफ एक्स की रेंज में हो। And there is no need to solve this in there is no need of solving this equation to answer this question। so the statement is clearly true। why? क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड है इसका आउटपुट अभी हमने ऊपर प्रूव करा कि द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका आउटपुट जो है वो हमेशा -5 से 5 के बीच में ही आएगा। तो इसका आउटपुट 6 कब आएगा? कभी नहीं आएगा भाई। आप ही ने तो प्रूव करा ऊपर कि इसका आउटपुट -5 से 5 आता है, तो भला इसका आउटपुट 6 कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। Okay, let's move to the second problem। Function is y equal to 12 sin 2x plus 5 cos 2x minus 6। ठीक है, अब आप देखोगे ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई परेशान नहीं होना। आप इतने से पार्ट को देखो, 12 sin 2x plus 5 cos 2x। ये बच्चों a sin x plus b cos x की फॉर्म है। एंगल सेम है दोनों जगह, ऑल्दो 2x है लेकिन एंगल सेम है, और साइन कॉस की पावर भी सेम है। तो इसकी जो रेंज होगी दैट विल बी माइनस टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। सो दैट इज -13 से +13 है ना, क्योंकि ये 144 प्लस 25 विल बी 169। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो इसकी बच्चों इतने से पार्ट की रेंज है -13 से 13। तो इसका मतलब देयरफॉर 12 sin 2x प्लस 5 cos 2x -6, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? अब आप इसमें से -6 करेंगे, इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करना है,
तो दिस विल बी -13 - 6 से लेके 13 - 6, है ना। आप -6 जो है 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इतने से पार्ट की रेंज आपको पता है -13 से 13 है, तो उसमें से जब 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेंज कितनी आ जाएगी। Therefore, the range of y is -19 to 7, which is the answer. मतलब इस एक्सप्रेशन का आउटपुट -19 से 7 ही आ सकता है। चलो थर्ड पार्ट पे चलो। थर्ड पार्ट थोड़ा देखने में खतरनाक सा लग रहा है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर लुकिंग एट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैसे पहले भी आए थे, लेकिन उस केस में क्या था, सब कुछ cos x में के टर्म्स में ही था, तो आपने cos x को y के टर्म्स में लिख दिया था। यहाँ पे बच्चों साइन और cos दोनों मिक्स हो रहा है, तो देखते हैं क्या। लेट्स इंटरप्रेट समथिंग फ्रॉम हियर। है ना, ये एक्सप्रेशन आपके पास है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो what you find is that this is of the form 17 plus some function gx upon 17 minus gx, है ना बच्चों। जहां पे हम gx को अज्यूम कर रहे हैं, gx इज अ फंक्शन 5 sin x प्लस 12 cos x। इस फंक्शन को हमने gx बोल दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि यार ये तो 17 प्लस gx अपॉन 17 माइनस gx टाइप का है। अच्छा, gx की रेंज कहां से कहां तक है। -13 से +13, a sin x plus b cos x, तो दिस विल बी -13 to 13। तो अब सोच के देखो, देयरफॉर माइनस जी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इंटरवल रिवर्स हो जाएगा, लेकिन चूंकि सिमेट्रिक था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो माइनस जी एक्स की वैल्यू भी बच्चों -13 से 13 है, तो देयरफॉर 17 प्लस जी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू। इसमें 17 जोड़ दो दोनों तरफ, 4 से लेके 30, और 17 माइनस जी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू, 4 से लेके 30। लेकिन अब इससे हम ये कैसे क्लेम करें कि इस फंक्शन का आउटपुट कहां से कहां तक आएगा। ठीक है, तो नाउ दिस दिस लॉजिक विल नॉट वर्क, ये आगे काम नहीं करेगा भाई। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की रेंज जो होगी वो, क्योंकि देखो ध्यान रखना, ऊपर नीचे ऐसा नहीं कि आप न्यूमरेटर में जीएक्स की वैल्यू जो है वो 30 ले लीजिए और डिनोमिनेटर में जीएक्स की वैल्यू 4 ले लीजिए, वो नहीं चलेगा भाई। जीएक्स की वैल्यू तो सेम ही होगी ना, आप एक्स की कोई वैल्यू डालेंगे तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू अलग आ जाए, डिनोमिनेटर में अलग आ जाए। फॉर एनी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स इन दोनों का आउटपुट तो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से भी हम कुछ खास क्लेम नहीं कर पा रहे, बस हमें ये पता चल गया कि जीएक्स की रेंज -13 से 13 के बीच में आती। अच्छा, तो अब देखो दूसरी चीज सोचते हैं। द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन इज मैक्सिमम किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन न्यूमरेटर इज मैक्सिमम एंड डिनोमिनेटर इज मिनिमम। ये तो शायद समझाने लायक पॉइंट नहीं है बच्चों, ये तो समझ में आते होगा, क्योंकि यदि कोई भी फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का, अगर आप इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आप न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाइए और डिनोमिनेटर को छोटा करना शुरू कर दीजिए, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि 17 प्लस जी एक्स अपॉन 17 माइनस जी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो इसका मतलब हुआ कि हम चाहते हैं कि 17 प्लस जी एक्स तो मैक्सिमम हो जाए एंड 17 माइनस जी एक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाए।
अब 17 प्लस जी एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 13, तो 17 प्लस जी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है 17 प्लस 13 के बराबर, यानी 30 के बराबर। तो न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू 30 जा सकती है। कब जाएगी? इफ जी एक्स इज 13। डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 4। कब होगी? जब जी एक्स की वैल्यू 13 हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर जो है वो मैक्सिमम तब हो रहा है जब जी एक्स 13 है। डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मिनिमम उसी वैल्यू पे हो रही है जब न्यूमरेटर मैक्सिमम था। मतलब ऐसा हो सकता है, इट इज मैथमेटिकली पॉसिबल कि साइमल्टेनियसली एक ही वैल्यू पर न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाए, डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। और ऐसा होगा जब जी एक्स की वैल्यू 13 हो जाए। सो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स, maximum value of y becomes numerator में 30 upon 4, which is actually equal to 7.5 है ना, 15 by 2 लिख देते हैं, चलो 15 by 2। अच्छा, by the similar argument the value of the fraction is minimum if numerator is minimum and denominator is maximum। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती, वो मिनिमम कितनी आ सकती है? therefore the numerator की मिनिमम वैल्यू कैन बी 17 माइनस 13। जब जी एक्स की वैल्यू माइनस 13 हो जाए तो ये छोटे से छोटा बन जाएगा 4 के बराबर। डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम कब बन सकती है? डिनोमिनेटर वॉज 17 माइनस जी एक्स, है ना, डिनोमिनेटर था 17 माइनस जी, तो 17 माइनस जी एक्स वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी? दैट वुड बी 17 माइनस माइनस 13, यानी कि 30। ये वैल्यू 4 कब आ रही थी? जी एक्स बराबर माइनस 13 पर। ये वैल्यू 30 कब आ रही है? जी एक्स बराबर माइनस 13 पे। इंटरेस्टिंग थिंग इज दोनों जगह जी एक्स सेम है, इसीलिए ऐसा मुमकिन है कि न्यूमरेटर और जिस समय न्यूमरेटर मिनिमम हो उसी समय डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए। ऐसा पॉसिबल है मैथमेटिकली, क्योंकि ये दोनों मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज सेम जीएक्स पे मिल रही हैं। सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन क्लेम दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, minimum value of y is 4 upon 30, that is 2 by 15। सो देयरफॉर बच्चों y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 15 by 2 और मिनिमम वैल्यू आ रही है 2 by 15। तो माय फाइनल आंसर वुड बी that range of y belongs to 2 by 15 से 15 by 2। और ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे वो ये है कि फ्रैक्शन की किसी भी चीज की वैल्यू जहां पे अलग अलग जगह पे जीएक्स आ रहा हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जीएक्स की वैल्यू सब जगह सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू जो है न्यूमरेटर की तब मिली थी जब जीएक्स 13 था, और जब इसी वैल्यू पे आपको डिनोमिनेटर भी मिनिमम मिल गया, इसीलिए आप ये क्लेम कर पा रहे हैं कि भाई जीएक्स की वैल्यू 13 पे न्यूमरेटर मैक्सिमम हो रहा था, डिनोमिनेटर मिनिमम था, तो इसलिए फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अगर ये अलग अलग जगह पर होता कि ये 13 पे हो रहा है, ये 10 पे हो रहा है, तो फिर आपका आंसर ये नहीं होता जो आपने क्लेम करा हुआ है ना। उस केस में फिर हमको कुछ और मेथड लगाना पड़ता, लेकिन इन दिस क्वेश्चन वी वर लकी दैट दीज टू वैल्यूज, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मैक्सिमम मिनिमम हो गए सेम जीएक्स पे। सेम चीज यहाँ पे भी मिल गई, सेम जीएक्स था, माइनस 13 पे ही हो गया ये काम। अगर ये अलग अलग वैल्यूज होती तो आप फंस जाते क्वेश्चन में। खैर चलिए, लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा लॉग भी इन्वॉल्व है, लेकिन कंसेप्ट सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 sin x minus 4 cos x plus 15।
अपॉन 10, है ना। लॉग का बेस बच्चों 2 दिया हुआ है, आपको इस एक्सप्रेशन की रेंज बतानी है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि 3 sin x माइनस 4 cos x, इसकी रेंज होगी -5 से लेके 5 तक। ठीक है, सो देयरफॉर 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15, सॉरी, है ना, प्लस 15 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 15 जोड़ दीजिए, 10 से लेके 20। सो देयरफॉर 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 अपॉन 10 की वैल्यू, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए 1 से 2 के बीच में। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर y की जो रेंज होगी दैट विल बी log ऑफ 1 बेस 2। देखो, ये जो इनपुट था आपका, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था आपका ना, दिस एंटायर एक्सप्रेशन जो log के अंदर लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन बच्चों हमने प्रूव कर दिया था कि 1 से 2 के बीच में। तो इसका मतलब वो log का इनपुट 1 से 2 के बीच में जाएगा। तो आपको log का आउटपुट कहां से कहां तक मिल सकता है? इस इंटरवल में। भाई दिस वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो log के अंदर सबसे छोटी वैल्यू आप 1 डाल सकते हैं। इस पूरे पार्ट की जगह 1 डाल दीजिए, तो आ जाएगा log 1 टू द बेस 2। मैक्सिमम इसकी वैल्यू आप 2 बना सकते हो, तो log के अंदर 2 चला जाएगा, तो उस केस में बन जाएगा log 2 टू द बेस 2, which is actually same as log 1 to the base 2 is 0, log 2 to the base 2 is 1, and that is your answer. ठीक है, थिंक अबाउट दिस केयरफुली। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया हो बच्चों तो टाइप यस, तो फिर हम अगली स्लाइड पे चलें। रिस्पॉन्स तेज देना, जिससे कि हम, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी बची है अभी, तो जस्ट बी फास्ट इन रिप्लाइंग। इफ यू हैव अंडरस्टूड टाइप यस, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, पूछ लीजिए अभी। अब हम इसमें थोड़े से वेरिएशंस ऐड करेंगे, मतलब अगर एंगल सेम ना हो तो क्या करें, पावर 1 ना हो तो क्या करें, तो विल जस्ट ऐड सम वेरिएशंस हियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो अगेन द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दीस फंक्शंस। और इन तीनों फंक्शंस में आप देखोगे तो थोड़ा सा फर्क है कि एंगल्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना। आप देखो सब जगह एंगल्स अलग अलग है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। फर्स्ट पार्ट, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, यू कैन राइट दिस एज 3 टाइम्स। अब देखो बच्चों, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब cos x के साथ कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से आएगा पहले वाले टर्म से 3/2, और बाद में आएगा +5 माइनस साइन एक्स के साथ आ जाएगा √3/2। दिस इज द ओनली टर्म विद साइन, +3। इसमें एलसीएम ले लीजिए, 13/2 cos x माइनस √3/2 sin x +3। ये एक्सप्रेशन आ गया।
अब देखो ये बच्चों वाली फॉर्म आ गई आपकी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, a sin x plus b cos x. तो therefore the value of y belongs to the interval 3 minus root of 169/4 plus 9/4 से लेके 3 plus root of 169/4 plus 9/4. अच्छा, हमने क्या करा है कि ये +3 साथ में जोड़ दिया, अलग अलग जोड़ने से कोई मतलब नहीं, टाइम खराब होगा. सो दैट मीन्स दिस इज सेम एज 3 माइनस, ये बच्चों बन जाएगा √178, है ना, √178/4 से लेकर 3 प्लस √178/4. ये आंसर आपका आ जाएगा फाइनल. तो समझ में है ना, एंगल अलग अलग थे और देखने में भी अलग था. ये 3 sin x plus 5 cos x वाली फॉर्म नहीं थी, ये दोनों जगह cos cos था. लेकिन हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाया, ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया उस फॉर्म में, a sin x plus b cos x वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड देन वी कुड सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए सेकंड पार्ट पे. y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी एंगल्स अलग अलग है, एक जगह अल्फा प्लस एक्स है, एक जगह बीटा प्लस एक्स है, और एक जगह, दोनों जगह कॉस है, साइन तो है ही नहीं इसमें, कोई परेशानी की बात नहीं. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. कॉस अल्फा प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए. प्लस बी टाइम्स ये एक्सप्रेशन. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y बिकम्स, अब बच्चों हम cos x वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, cos x को एक साथ ग्रुप कर देते हैं. cos x के साथ आएगा, देखो शुरुआत में a cos अल्फा प्लस b cos बीटा. इसी तरह से sin x के साथ आएगा, माइनस कॉमन निकाल देते हैं यहाँ भी, a sin अल्फा प्लस b sin बीटा. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम इस पूरी चीज को मान लेते हैं कैपिटल A और इस पूरे पार्ट को मान लेते हैं कैपिटल B. सो देयरफॉर योर फंक्शन इज नाउ ऑफ द टाइप y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x. और इसकी जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, इसके लिए मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना. तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं. ये बच्चों हो जाएगा इसके होल स्क्वायर के बराबर. सिंप्लीफाई, एक्सपैंड करो, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा 2ab cos अल्फा cos बीटा प्लस, यहां पे भी एक्सपैंड कर देते हैं, नाउ लुक एट दिस केयरफुली. a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों टर्म बच्चों मिलके दे देंगे आपको a स्क्वायर. इसी तरह से आपको मिलेगा b स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा दूसरे टर्म में, और एक आपको मिलेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो ये मिलके आपको दे देगा b स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2ab, 2ab के साथ बच्चों आएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. Now this will be same as a square plus b square plus 2ab into cos अल्फा माइनस बीटा. इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज, नाउ थिंक अबाउट दिस केयरफुली.
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, विच इज इवेंचुअली सेम एज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ये बच्चों आ जाएगा 4 टाइम्स ए बी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई। इस एक्सप्रेशन की जो रेंज होगी, therefore the range of y is closed intervals में माइनस टाइम्स रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से लेकर प्लस रूट टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अच्छा, ऑल्टरनेटली आप एक काम और कर सकते थे। हमने तो क्या करा था कि इस क्वेश्चन में a माइनस बी होल स्क्वायर बनाया। ऑल्टरनेटली यू कुड हैव गॉन फॉर दिस अप्रोच कि हम इसको लिख लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको फिर लिखना पड़ेगा माइनस 2ab इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। दिस इज ऑल्सो अप्रोच, है ना, ये तरीका भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल डायरेक्शन, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर किस फॉर्म में क्वेश्चन छोड़ता है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अगेन थोड़ा सा लेंथी है, उतना डायरेक्ट नहीं था क्वेश्चन, ना पूछा गया था उस डायरेक्ट तरीके से, लेकिन हाँ हमको एक आइडिया मिल रहा है कि यदि एंगल्स अलग अलग हों तो आप कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी वगैरह का फॉर्मूला लगा के काम चला सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आप देखो, कॉस और साइन की पावर्स 2 हो रही हैं, साइन कॉस दोनों दिख रहा है लेकिन पावर्स 2 हो रही हैं। तो लेट्स टेक द थर्ड पार्ट। y इज इक्वल टू 10 cos स्क्वायर x प्लस 8 साइन स्क्वायर x। चलो पहले लिख लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, है ना, 8 साइन स्क्वायर, सॉरी, इंस्टेड ऑफ cos स्क्वायर दिस शुड बी साइन स्क्वायर। ठीक, चलो बच्चों अब सिंप्लीफाई करो। y इज इक्वल टू, इसको बच्चों लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, और इसमें से 8 cos स्क्वायर x को 8 साइन स्क्वायर x के साथ भेज देते हैं। ठीक है, इससे एडवांटेज क्या मिल गई आपको, यू गेट y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस प्लस 8। अच्छा, 2 cos स्क्वायर x को लिख लीजिए 1 प्लस कॉस 2x। मैंने आपसे कहा था ना, अगर साइन स्क्वायर आ जाए कॉस स्क्वायर आ जाए तो आप cos 2x से बदलिए, और 6 साइन x cos x को आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स साइन 2x प्लस 8। y इज इक्वल टू 8 प्लस 1 तो 9 हो गया, प्लस कॉस 2x माइनस 3 साइन 2x। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है cos 2x माइनस 3 साइन 2x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसकी रेंज होती है माइनस टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस टाइम्स रूट 10 से रूट 10, फिर उसमें 9 ऐड कर देंगे, तो देयरफॉर द रेंज बिकम्स 9 माइनस रूट 10 से लेकर
9 प्लस रूट 10 तक, एंड दैट इज योर आंसर। तो यदि पावर्स 2 आ जाएं तो यू कैन कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ cos 2x। आप चाहो तो इसको भी बदल सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं कि हमने 8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स करा। मान लीजिए यहाँ माइनस साइन होता बीच में, 8 की जगह यहाँ पे माइनस साइन होता, तो फिर हम 8 साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख लेते कि भाई 8 साइन स्क्वायर एक्स इज 4 टाइम्स 1 माइनस cos 2x। तो आप 8 साइन स्क्वायर एक्स को भी बदल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बदल सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी, ये सिंप्लीफाई होकर डायरेक्ट हो गया, तो यू वी डिड नॉट रिक्वायर दिस पर्टिकुलर स्टेप। तो बच्चों एक बार यहाँ तक भी चेक कर लो, अगर सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। ये थोड़े से अप्लाइड थे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर चेंज हो जाए तो आप कैसे हैंडल करते हैं ये हमको दिखाना था इसमें। The questions are eventually convertible to the form a sin x plus b cos x plus c. प्रखर समझ में आया नहीं आया? तो चलो गाइज लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट मतलब एक और देखते हैं तरीका। ये इंटरेस्टिंग सा मेथड है, दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो, और इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट यूज होता है इसमें, जो मेन फिलोसफी है दैट इज कि द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर is always greater than or equal to 0 ना, मतलब in fact mathematically let's write it a more appropriate language that this square of any real number is always non negative, है ना। नॉन नेगेटिव यूज करना ज्यादा मैथमेटिकली सही है। चलो यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इस नॉन नेगेटिव। तो बच्चों हम स्क्वायर कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के पीछे जो जो तरीका होता है, कैसे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, फैक्टराइजेशन में भी हमने देखा था कि यदि, फिर भी देख बता देता हूं मैं, यदि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है तो सबसे पहला काम करिए, ए कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी, है ना। इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब आप ए टाइम्स, अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी बाई ए और बी बाई 2 ए इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। बी बाई एक्स को लिख सकते हो 2 टाइम्स बी बाई 2 ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा, बी बाई 2 ए मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनाई, और फिर चूंकि आपने ये वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड करा है तो उसको हटा दीजिए, है ना, इसको हटा दीजिए तो प्लस सी, एंड दिस विल बी सेम एज ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द स्क्वायर। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर इस तरह से कंप्लीट करना होता है। तो देखिए एग्जांपल्स देखते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री में इसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग मेथड है, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जितना आपको दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट, फंक्शन दिया है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x प्लस 13। प्लस 13, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, cos स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो वी राइट इट एज cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू कॉस एक्स, 4 cos x को ऐसा लिख लीजिए, प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड करा था तो इसको हटा दीजिए, -4 प्लस 13।
तो बच्चों एक्सप्रेशन बन गया y इज इक्वल टू cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब सोच के देखो, cos x की वैल्यू होती है -1 से 1, तो cos x माइनस 2 की वैल्यू, just give me a moment, I'll restart this application. तो ये रबी हो गया। चलो बच्चों मैं पूरा एक बार लिख देता हूं, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये हमने देखा था। ठीक है, बाकी स्क्वायर कंप्लीशन कैसे करते हैं वो अभी हम इस एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 4 cos x को लिखिए 2 इंटू 2 इंटू cos x। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मिस कर रहा है आपका। ये टर्म बच्चों आपने एक्स्ट्रा ऐड करी है, 2 स्क्वायर दिया नहीं था, ये आपने जोड़ा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। 13 पहले से था, सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि cos x की वैल्यू होती थी -1 से लेके 1 तक, सो देयरफॉर cos x माइनस 2 की वैल्यू होगी, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -3 से -1, एंड देयरफॉर cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1 से लेके 9 तक। थिंक अबाउट दिस केयरफुली, एंड देयरफॉर cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू होगी, 9 ऐड कर दीजिए 10 से लेके 19 तक। सो दिस इंप्लाइज द रेंज ऑफ y इज 10 to 19. Answer. So basically the key idea is completing the square. चलिए एक और सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सर 10 to 18 होना चाहिए ना? 10 to 18, 9 ऐड करा। हाँ यार बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी खराब हो जाएगा। ऑफलाइन जल्दी शुरू हो जाए तो अच्छा है। 10 से 18, ठीक है गाइस, सॉरी, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3 sin x। आपको इसकी रेंज निकालनी है। अब ध्यान रखना इसमें वो रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मत लगा देना, एंगल अलग अलग है, यहाँ 2x है यहाँ x है। cos 2x को लिखते हैं 1 माइनस, अब देखो ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, तो साइन में इसको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। उसके लिए 1 माइनस 2, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था साइन एक्स का कोएफिशिएंट, साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाइए, तो हमने -2 कॉमन निकाल दिया। यू आर लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक। अच्छा, अब इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 टाइम्स, नाउ लुक एट दिस केयरफुली, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, अब ये 3/4 करना पड़ेगा आपको, इनटू साइन एक्स। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको 3/4 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये आपने जोड़ा है तो हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। इसमें से ये वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। Okay, let's simplify this. You get 1 minus 2 times. Now this expression becomes sin x minus 3/4 का whole square minus 9/16, है ना, ये वाला 3/4 अलग से बच गया था। 1 plus 9/8 minus 2 times
ये क्वांटिटी 17/8 माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर है ना बच्चों, यहां तक हम पहुंच गए। दिस इज अगेन द स्क्वायर कंप्लीशन। और अब हमारा एनालिसिस या इसका सोचने का जो तरीका है वो शुरू होता है। साइन एक्स की वैल्यू होती थी -1 से 1, तो साइन एक्स माइनस 3/4 की वैल्यू इसमें -3/4 कर दीजिए दोनों तरफ, तो -7/4 से -1/4, सॉरी +1/4। सो देयरफॉर साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये बच्चों ध्यान से देखना है ना, दिस विल बी 0 to 49/16। भाई -7/4 से लेके 1/4 के बीच में जीरो भी तो आएगा। जीरो का स्क्वायर तो सबसे छोटा होता है, जीरो ही होता है। इसमें जनरली बच्चे गलती क्या कर देंगे, 1/16 से 49/16, दैट इज इनकरेक्ट। देयरफॉर -2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर विल बिलोंग टू, यहां भी बच्चों बिलोंग टू होना चाहिए था। इसको बच्चों -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन निगेटिव नंबर है -2, तो इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। -49/8 से लेके 0, फिर उसमें 17/8 जोड़ेंगे। देयरफॉर this quantity belongs to -49/8 प्लस 17/8 से लेकर 17/8 तक, दैट इज -49 प्लस 17 इज 30, -32, -32/8 इज -4। तो ये बच्चों इस एक्सप्रेशन का रेंज आ गया। ये वाला पार्ट यहां से यहां तक का जो है ये एनालिसिस वाला पार्ट है। ये स्क्वायर कंप्लीशन यहाँ पे खत्म हो गया ना। तो वंस यू कंप्लीट द स्क्वायर, जैसा आप में से किसी ने डाउट पूछा था कि भाई अगर एक टर्म कॉस स्क्वायर आ जाए, एक साइन स्क्वायर आ जाए और एक कॉस आ जाए तो क्या करेंगे, तो प्रोबब्ली यू गॉट द आंसर कि मैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स नहीं यूज कर पाऊंगा, तो मैं स्क्वायर कंप्लीशन पे जा सकता हूँ। लेकिन हाँ, स्क्वायर कंप्लीशन का फायदा तभी होगा जब सब चीजें साइन के टर्म्स में हो, या पूरा कॉस में हो, या पूरा टेन में हो, या पूरा कॉट में हो। ठीक है गाइस, तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि ये मेथड सबको क्लियर है स्क्वायर कंप्लीशन का, या कोई डाउट है किसी को, समझ में आ गया हो तो टाइप यस। चलो एक बच्चों थोड़ा सा बस एक लास्ट पार्ट पे और चलते हैं। दिस इज द फोर्थ एंड द फाइनल टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है कि आपको एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक दिखता है, लेकिन हम उसको ट्रिग्नोमेट्री में बदल सकते हैं। एक सिंपल से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ट्रिग्नोमेट्री में बदल सकते हो। अब बदलने के तरीके क्या होते हैं कि भाई यदि कभी आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की कोई चीज दिखे, तो यू शुड पुट एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स टेन थीटा और ए टाइम्स कॉट थीटा। कई बार क्या होता है ये एक्सप्रेशन इरेशनल होता है, रूट के अंदर आ गया, क्यूब रूट में आ गया, तो परेशान करेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने में परेशान करेगा। तो यू कैन पुट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, और जैसे आप इसमें एक्स को ए tan थीटा डालेंगे, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, कुछ भी डाल दो। कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाए, तो यू शुड पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। जैसे अगर आप ए सेक थीटा रखेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन ये तीन तो मिनिमम है जिससे आप स्टार्ट करो। बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा था वो tan, अगर आपको याद हो तो
ए कंडीशनल आइडेंटिटीज में क्वेश्चन था जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस करे थे। तो चलो अब देखते हैं कि इसका यूज रेंज में कैसे होता है। ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। आपको बच्चों दिया है x एंड y आर रियल नंबर्स सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 1। यू टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो इमीडिएटली पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब हुआ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो रहा होगा। तो हमने x को cos थीटा, y को sin थीटा डाल दिया। एज अ रिजल्ट द एक्सप्रेशन e बिकम्स, ये वाला जो एक्सप्रेशन ये आपका बन जाएगा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें ये जल्दबाजी मत करना कि इसकी रेंज -5 से 5 होगी, इसकी, ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। तो पहले इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लो। पहले वालों को एक्सपेंड कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर। दूसरे को भी एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब बच्चों टर्म्स को ग्रुप कर लो। देखो 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा गिव्स यू 25 cos स्क्वायर थीटा। 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा गिव्स यू 25 sin स्क्वायर थीटा। 24 sin थीटा cos थीटा प्लस 24 sin थीटा cos थीटा गिव्स यू 48 sin थीटा cos थीटा। 25 cos स्क्वायर थीटा, ये तो 25 हो गया दोनों टर्म्स मिलके, प्लस इसको लिख सकते हैं 24 टाइम्स sin 2 थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख लिया। अब यहां से इंटरप्रिटेशन आ जाएगा कि भाई sin 2 थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है। सो देयरफॉर 24 sin 2 थीटा की वैल्यू -24 से 24 होगी। एंड देयरफॉर y की वैल्यू, मतलब y मतलब e की वैल्यू है 25 प्लस 24 sin 2 थीटा। ये वैल्यू बच्चे होगी, इसमें 25 ऐड कर दीजिए तो 1 से लेके 49, एंड दिस इज योर आंसर। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा एल्जेब्रा का था, लेकिन हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया। इनफैक्ट ये चीजें ध्यान रखना कि कभी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख जाए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिख जाए, तो यू शुड पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। आप सोच के देखिए, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। ऐसे कभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिख जाए, तो इन दैट केस पुट एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू आर टेन थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस हैं, एंड दे आर वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। या चलो इस क्वेश्चन को भी पीछे वाले पेज पे ले लेते हैं। Correct. ये क्वेश्चन बच्चों पुराना केवीपीवाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, यू टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी वाई। क्वेश्चन था फाइंड द रेंज ऑफ एक्स प्लस बी वाई, तो हमने मिनिमम मैक्सिमम कर दिया। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिखता हो तो पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा, वाई इक्वल टू 2 साइन थीटा। लेट, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के लिए हो गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 भी दिया है,
तो हम क्या करते हैं, वी पुट a इज इक्वल टू 2√2 cos अल्फा, b इज इक्वल टू 2√2 sin अल्फा। मैं थीटा नहीं लगा सकता, थीटा तो एक्स वाई के लिए, ए बी के लिए आपको अल्फा रखना पड़ेगा, एंगल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप ये एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन आपको मिल गई। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 मिल जाएगा यूजिंग दिस कंडीशन। अब आपको चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई विल बी इक्वल टू 4√2 cos थीटा cos अल्फा प्लस 4√2 sin थीटा sin अल्फा, which is 4√2 कॉमन ले लीजिए, cos थीटा माइनस अल्फा। अब मुझे पता है कि cos थीटा माइनस अल्फा belongs to -1 to 1, so therefore ax plus by belongs to -4√2 से +4√2, and that is your answer. The greatest value will be 4√2, पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी ना आपसे, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4√2 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -4√2। ठीक है बच्चों, तो एक बार चेक कर लीजिए, अगर ये समझ में आ गया है तो टाइप, ये सिंपल है, मतलब ये थोड़ा सा याद रखना है ना, ये वाले पर्टिकुलरली यूजफुल होते हैं। लर्न दिस टू। इससे टफ अभी नहीं आएगा, मतलब एक बार बेसिक लेवल पे पूरा चैप्टर हमको कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक अच्छे से करना जरूरी था। नाउ इट्स अप टू यू, अब बच्चों आपको मेहनत करनी शुरू करनी है। सबसे पहला काम ये करिए कि मैं आपको एक डीटीएस नंबर 4 भेजूंगा इस वीक संडे को, जो आपको होमवर्क सबमिट करना है वो बता देता हूँ। यू हैव टू सबमिट, और प्रखर ध्यान रखना बेटा, आपकी बार सबमिट होना चाहिए, है ना, बेकार के बहाने मत बनाना। संडे को आपका होमवर्क जो सबमिट करना है दैट इज ट्यूटोरियल शीट नंबर 3, जितनी आपसे अटेम्प्ट हो पाई। और अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो दिखाना पड़ेगा, है ना, मतलब स्पेस छोड़ना, स्पेस मत छोड़ना, आप दिखाना कि आपने क्या करा, इससे मुझे आइडिया लगे। प्लस लोनी में से एक्सरसाइज नंबर, या चलो बच्चों एक काम करो, लेट्स नॉट सबमिट एनी होमवर्क फॉर दिस संडे। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ क्या करना है आपको। ट्यूटोरियल शीट नंबर 4 आप करेंगे और रिवीजन डीपीपीस करेंगे 11-12। दिस इज द होमवर्क टिल ट्यूसडे। ऑल्सो complete the revision of this chapter, complete the revision of trigonometry। जल्दी से क्लास नोट्स देख लो, लोनी वगैरह देख लो, सब चीजें रिवाइज कर लो, पूरा चैप्टर एक बार आंखों के सामने से निकाल दो कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन सीरीज क्या होती है, प्रोडक्ट सीरीज क्या होती है, कौन कौन से फॉर्मुलाज याद रखने, कंडीशनल आइडेंटिटीज, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, बहुत बड़ा चैप्टर है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो ये सब चीजें बच्चों आप अच्छे से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पूरा काम जो है ये संडे तक कोशिश करें कि हम रिवाइज करके रख लें, रिवाइज बाय संडे इवनिंग। Next week, we'll be starting with a new chapter. We'll be starting with algebra. We'll be starting with polynomials particularly. Polynomials बहुत ही शानदार चैप्टर है, ओलंपियाड लेवल तक का हम पढ़ेंगे। मतलब स्कूल लेवल पे आपके छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जिसमें आप स्कूल में सेक्शन में फर्स्ट सेकंड आते हैं, बोर्ड्स में आप नेशनल लेवल पे compete करते हैं, ओलंपियाड्स में आप इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं। तो उसमें जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, जिस लेवल पे चीजें सीखेंगे, वो आप इंटरनेशनली बेस्ट लेवल पे सीखने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू कम्पीट विद द वर्ल्ड्स बेस्ट। इंडिया का तो मतलब ही नहीं हो, दुनिया में लोगों से compete करना है आपको उसके लिए। तो ओलंपियाड लेवल की चीजें शुरू होंगी नेक्स्ट वीक से। ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लीजिए, पॉलिनोमियल्स में थ्योरी वगैरह बहुत कम है, मतलब फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, टेक्निक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी चाहिए आपको, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो संडे तक कोशिश करिए कि हम ये काम खत्म कर लें, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन, ट्यूटोरियल शीट नंबर 4 और डीपीपी 11-12 आपको कंप्लीट करनी है बाय ट्यूसडे। वेंसडे को हमारी क्लास में पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा, बीच में एक दिन हम डिस्कशन करके ट्यूटोरियल शीट 3, 4 और डीपीपी 11-12 निपटा लेंगे, ठीक है। संडे को आपका, अगले संडे को टेस्ट है लॉगरिथम्स का, तो उसका भी तैयार करते रहिएगा। अगर आप डीपीपीस कर रहे हैं तो उसमें रिवीजन में आपको ज्यादा लोड नहीं आएगा। तो चलो गाइस, वी टेक केयर एंड विल मीट ऑन वेंसडे।
थैंक यू सर।